Good morning, all. Our topic of discussion is energy stored in a charged capacitor. Means हमने कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसको निकालना है इस टॉपिक में। पहले तो ये देखते हैं कैपेसिटर के पास एनर्जी आती कैसे है। सपोज कि मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैंने इसको चार्ज किया। एक चार्ज मैंने पहले इस प्लेट पे दिया, ठीक है। आपको पता ही है यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होगा। फिर मैं यहाँ पर दूसरा चार्ज देना चाहता हूँ, तो इस चार्ज ने वो वाले चार्ज को तो रिपेल करना है, तो उसकी रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। जैसे दूसरा चार्ज मैंने अगर यहाँ को देना है, तो इस चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट ये चार्ज को देने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। सपोज एट एनी इंस्टेंट इस कैपेसिटर प्लेट को जितना चार्ज देने के लिए मैंने वर्क किया, दैट वर्क विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ electrostatic potential energy in the capacitor. The amount of work done in charging a capacitor is stored as the form of electrostatic potential energy in the capacitor. वही वर्क हमने निकालना है इसमें। वो निकालने के लिए सपोज कर लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट इन प्लेट्स के ऊपर जो कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज है Q, ठीक है। ये भी हम लिख लेते हैं पहले। मतलब let at any instant a charge Q be on the plate of capacitor, then the potential difference between the plates of capacitor is, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस हो गया, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है? अगर इस कैपेसिटर की कैपेसिटी V है और चार्ज इसका Q है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? द V इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। बिकॉज हमें कैपेसिटी की डेफिनेशन पता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल इधर आ गया और चार्ज अपॉन कैपेसिटी आ गया, ठीक है। अब मैं इस प्लेट को थोड़ा सा और चार्ज देना चाहता हूं। लेट्स सपोज मैंने इसको dQ चार्ज देना है, तो इस चार्ज को देने के लिए इस चार्ज की फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क निकालते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन गिविंग चार्ज dQ ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये dQ चार्ज देने के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा? dW इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई चार्ज, ठीक है। ये हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी। आपको पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो यहां से dW किसके इक्वल आ गया? V इंटू DQ। ये भी आप लिख ही लो कॉपी पे। अब हमने टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। उसको निकालने के लिए मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं जो हमने लास्ट लिखी थी। अब टोटल वर्क निकालते हैं। अब टोटल वर्क निकालना है इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम Q इज इक्वल टू 0 टू Q इज इक्वल टू कैपिटल Q चार्ज देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हम सीधा इंटेग्रेशन से निकाल सकते हैं। dW की इंटेग्रेशन W और इसका इंटेग्रेशन साइन हमने डाल दिया। 1/c इंटेग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये यहां पर हमने 1/c बाहर ले लिया। अब Q की इंटेग्रेशन कितनी होती है? 1/c एक पावर प्लस हो जाएगी अपॉन ऐसा। अब ये 0 से लेके कैपिटल Q तक आ जाएगा। ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसकी इंटेग्रेशन कितनी है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। आंसर आया W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ओके, दिस वर्क डन in charging the capacitor from 0 to capital Q is stored in the form of electric potential energy.
एक बार फिर से जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मैंने इसको चार्ज करना है। इसको चार्ज देने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, वो जितना इसको चार्ज के लिए वर्क करना पड़ेगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, अब इसका एक्सप्रेशन बनाने के लिए मैंने बोला कि लेट सपोज किसी इंस्टेंट पे इस प्लेट के ऊपर चार्ज था Q। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन गया V। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? V इज इक्वल टू Q अपॉन C के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर मैंने इसको इतना चार्ज और देना है प्लस dq, तो इस चार्ज को कैपेसिटर के ऊपर ट्रांसफर करने में मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई इन गिविंग द चार्ज dq, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां पर v की वैल्यू पुट कर दी मैंने, q अपॉन c। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालना है इस प्लेट को जीरो से लेकर कैपिटल Q चार्ज देने तक का कितना हुआ। तो उसको मैंने इंटेग्रेशन डाल दिया, dw की इंटेग्रेशन w। पहले चार्ज जीरो था, बाद में कितना करना है? कैपिटल Q कर देना। ठीक है, तो ये C कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, Q इंटू डी क्यू इंटेग्रेशन जीरो टू कैपिटल Q 1 अपॉन सी। ऐसे Q की इंटेग्रेशन Q स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट्स आ गई जीरो टू Q। अब अपर लिमिट यहां पर पुट कर दो और लोअर लिमिट जीरो यहां पर पुट कर दो और 2 को बाहर निकाल लो। ठीक, यहां पर Q स्क्वायर अपॉन 2C आ गया। ये वर्क स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है, ये इसको U के साथ हम डिनोट कर देते हैं। अब इसके थोड़े से और रिलेशन भी बन जाते हैं, वो भी हम लिख लेते हैं फटाफट। अगर हम Q का फॉर्मूला लगाएं, Q इज इक्वल टू CV, तो यहां पर Q की जगह पे आप CV पुट कर दो, C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा। एक C के साथ एक C कैंसिल, यहां पर हाफ एक C V स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसी फॉर्मूले में यहां पर C की जगह पे Q अपॉन V लिख ले, मतलब यही फॉर्मूले को उल्टा लिखिए, Q अपॉन V लिख लिया, तो यहां पर U इज इक्वल टू Q स्क्वायर 2 और ये C की जगह पे Q अपॉन V आ गया। Q के साथ Q कैंसिल, हाफ QV, एक ये भी फॉर्मूला बन गया। अब हम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर जैसे हमने की थी और पैरेलल ग्रुपिंग की थी, कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन बनाए थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर होगी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितनी होगी, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर कैपेसिटर की देखते हैं जिनकी कैपेसिटी C1 C2 ऐसे अप टू सो ऑन हो, तो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल कैपेसिटी इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज बनता है। ये फॉर्मूला हमने निकाला था, हमने 3 कैपेसिटर के लिए निकाला था। अगर n हो तो तब भी ऐसे ही लिखना आपने, 1 अपॉन CS 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू 1 अपॉन CN। अब अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो आपको तो पता ही है, जब सीरीज में होते हैं तो चार्ज की वैल्यू सेम होती है, ये हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम ही होता है। ठीक है, और अगर चार्ज सेम है तो Q स्क्वायर अपॉन 2C, यही फॉर्मूला हमने फिर से यूज किया। ठीक है, तो यहां पर Q स्क्वायर अपॉन 2 को बाहर निकाल लेता हूं मैं, 1 अपॉन CS को अंदर रख लेता हूं। अब इसकी वैल्यू ये सारी पुट कर देते हैं। क्लियर? अब यहां तक पॉज करके आपने लिख लेना, और जब ये हो गया तो इसको अंदर ले गया मैं सभी को, Q स्क्वायर अपॉन 2C1 Q स्क्वायर अपॉन 2C2, सिमिलरली Q स्क्वायर अपॉन 2CN आ जाएगा। और अगर इसको ध्यान से देखें तो अकेले C1 कैपेसिटर की ये एनर्जी है Q स्क्वायर अपॉन 2C, यही फॉर्मूला। तो ये पहले कैपेसिटर की एनर्जी होगी, ये दूसरे की, ये तीसरे की। इट मीन्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ एनर्जीज ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। क्लियर? अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। अब हम
अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करें जिनकी कैपेसिटी C1 C2 अप टू Cn है, तो उनकी जो टोटल कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी आएगी वो इंडिविजुअल कैपेसिटीज के सम के इक्वल आएगी। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स की थी और हमने ये बात बोली थी कि हर कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम होता है, तो अगर सभी कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम है तो टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखेंगे तो वो यही आएंगे, U इज इक्वल टू हाफ CV²। यहाँ पर V कॉमन है इसलिए V सभी का सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर का सेम होता है, इसलिए V वाला फार्मूला यूज करेंगे। ये पहले केस में जो हमने बनाया, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ CP_V²। तो हाफ V² को मैं पहले लिख लेता हूँ, CP को बाद में लिखता हूँ। CP की वैल्यू ये वाली पुट कर देते हैं, P फॉर पैरेलल, ये सारी वैल्यू लिख ली। अब इसको खोल दो ब्रैकेट को, तो ये हमारे पास आया फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी, ये दूसरे की एनर्जी, ये तीसरे। इट मीन्स चाहे हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन भी की है तब भी टोटल एनर्जी जो स्टोर होती है कैपेसिटर की वो इंडिविजुअल्स एनर्जीज के सम के इक्वली आती है। ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, अब हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं पोटेंशियल और चार्ज का, वो कैसा बनेगा। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज की बात करें और इसका ग्राफ प्लॉट करें कैपेसिटर के लिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। मैंने इस तरफ चार्ज लिया, इस तरफ पोटेंशियल लिया। मान लो कि जब चार्ज Q तक हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो उस टाइम कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस था V। ठीक है। अब हम जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, या V इज इक्वल टू Q/C। तो क्या मैं इसको Q/C लिख सकता हूं? दिस पोटेंशियल इज Q/C, V इज इक्वल टू Q/C। ठीक है। अब हम एरिया निकालते हैं इस ट्राइंगल का, तो देखते हैं क्या बनता है। ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है? Q। हाइट कितनी है? Q/C। तो ये कितना है? Q²/2C। तो यही तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला था। इट मीन्स एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पोटेंशियल चार्ज ग्राफ बाय कैलकुलेटिंग एरिया अंडर द ग्राफ। क्लियर? एक छोटी सी चीज और करते हैं 6 पॉइंट पे। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ये अलग सा आर्टिकल भी पेपर में आता है, ये CBSE बोर्ड में और ICSE बोर्ड में लिखा हुआ है इसके बारे में काफी कुछ। तो मैंने मतलब जो क्वेश्चन आता है पेपर में उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दिया। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी आर्टिकल का नेक्स्ट आगे एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी निकालनी है हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। देखो कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 3-4 आ जाएंगे या 5 या 10 आ जाएंगे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इन्हीं कैपेसिटर्स की। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इससे कंफ्यूजन हो जाती है कई बार पेपर में। वहां पर आया होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी निकालो, तो बच्चे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की निकाल लेते हैं, या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालने के लिए पूछ रहे होते हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को मतलब पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है ना, ये इसका ध्यान रखना। पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अलग है। तो हम यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं। इसके बीच में जितनी स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्पेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। सिंपल फॉर्म में यही बोल सकते हो आप। अगर कोई पूछे एनर्जी डेंसिटी क्या है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन ड्राइव करते हैं। यहां पर ये फार्मूला हमने अभी डिराइव किया है, U इज इक्वल टू हाफ CV²। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जब हमने कैपेसिटी निकाली थी तो वो A/0/d थी। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होता है मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ये ले लिया, ये भी आप देख लेना, पीछे आर्टिकल में किया हुआ है।
शायद 26 लेक्चर में किया था ये। तो यहाँ से एक डी कट गया, तो यहाँ अकेला डी रह गया, और ये ई स्क्वायर। क्लियर? तो ये ए इंटू डी, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ यू, तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यहाँ पर लिख दी। ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाई द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज कॉल्ड वॉल्यूम बिटवीन द स्पेस। ठीक है, ये स्पेस का वॉल्यूम आ गया। तो ये होगी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको बोल दिया एनर्जी डेंसिटी। इसका फॉर्मूला क्या बना? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर? ये था सारा कुछ एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर के बारे में। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।